ओके, कमिंग ऑन टू थर्ड वन, ऐसे नंबर 230, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है? सबसे पहले इसका सिंपल सा मीनिंग देख लो। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है जो भी आप ऑडिट की फाइल मेंटेन करते हो वो ऐसे 230 के अंदर कवर होती है। सबसे पहले आप उसके अंदर क्या मेंटेन करते हो? जो आप ऑडिट में करने वाले हो, यानी कि जो हम ऑडिट का प्रोसीजर बोलते हैं वो आप मेंटेन करते हो। दैट इज ऑडिट प्रोसीजर जो आप मेंटेन करते हो, पहली चीज़ होती है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नथिंग बट द मेंटेनेंस ऑफ वी कैन से प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर्स। और सेकंड चीज़ जो आप मेंटेन करते हो वो आप ऑडिट एविडेंस को मेंटेन करते हो, यानी कि प्रोसीजर्स करने के बाद जो एविडेंस आप ऑब्टेन करते हो, प्रोग्राम आप अप्लाई करते हो, जो भी एविडेंस आपको मिलता है वो एविडेंसेस आप लगाते जाते हो, वो तुम्हारा आ जाता है इसके अंदर। और जो कंक्लूजन आप रीच करते हो, यानी कि सबसे ऊपर आपकी इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट या फिर जो ऑडिट रिपोर्ट आप बनाते हो वो आपकी हो जाती है। दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसी को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हम बोलते हैं। ऑडिट के प्रोसीजर्स को लगाना, उसके ऊपर या उसके साथ में तुम ऑडिट की एविडेंस को लगा देते हो, और उसके साथ में जो कंक्लूजन तुमने रीच किया तो उसको लगा देते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है? तीनों के अलग अलग पर्पस हो जाएंगे। सबसे पहले जो तुमने ऑडिट प्रोग्राम बनाया था या फिर ऑडिट का जो तुमने प्रोसीजर्स बनाए थे वो तुम्हें असिस्ट करने वाला है। सो इट विल हेल्प यू इन असिस्टिंग इन प्लानिंग इन परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट, डायरेक्शन एंड सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क। दूसरा, तुमने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करें, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देते हैं कि भाई तुमने काम अपना सही से किया था, अच्छे से किया था। और साथ में अगर कभी कोई रिकॉर्ड, मतलब कभी कोई फ्यूचर रेफरेंस के लिए किसी सीनियर ने या कभी किसी ने आगे जाके फाइल देखी है या वो पर्टिकुलर देखा है, उसको समझ में आता है कि इट्स फॉर द रिकॉर्ड, इट्स द रिकॉर्ड ऑफ द वर्क रेफरेंस। ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस। बाकी जो तुमने अपने कंक्लूजन्स या फिर जो भी रीच किए हैं जिसके बेसिस पे तुमने वो डॉक्यूमेंट किया था, अब फॉर एग्जाम्पल कुछ फर्म्स होती हैं दे आर क्वालिटी रिव्यूड और पीयर रिव्यूड, तो उसके केस में हो जाता है कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड या फिर जो कंक्लूजन रीच होती है या फिर कोई एक्सटर्नल इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन होता है, तो फॉर दीज ऑल्सो इट कैन बी यूज। तो ये तुम्हारे पास निकल के आता है पर्पस के अंदर। पर्पस का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज दी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या है, तो इसके 5 पर्पसेस निकल के आते हैं। ठीक है, तुम डिवाइड कर सकते हो इसको कि सबसे पहले मीनिंग हमने याद किया, तो मीनिंग के अंदर हमने दो उसके मेन कर लिए, 3 कर लिए कि ऑडिट, एक तो तुम्हारा ऑडिट प्रोसीजर होता है जिसके अंदर ऑडिट प्रोग्राम वगैरह निकल के आता है कि भाई हम कैसे कैसे ऑडिट करेंगे। तो वो क्या करता है, इट हेल्प्स यू इन डायरेक्शन एंड प्लानिंग ऑफ द ऑडिट एज वेल एज असिस्ट यू ईच एंड एवरी स्टेप इन सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क। ठीक, उसके बाद जो ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन किया, इट हेल्प्स यू इन फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी एंड इट्स अ रेफरेंस फॉर द फ्यूचर वर्क। और जो कंक्लूजन वगैरह आपने रीच किए, इट हेल्प्स यू फॉर द एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर एक्सटर्नल इंस्पेक्शन वगैरह होती है फाइल का पूरा तो, और साथ में दी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड और एनी अदर वी कैन से इंस्पेक्शन इज डन, उसके लिए भी ये हेल्प हो जाता है एक तरीके से। फिर आता है कि नेचर कैसा होना चाहिए ऑडिट एविडेंस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर कैसा होना चाहिए। तो अगर ऑडिट एविडेंस के नेचर की बात करोगे, इट शुड बी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट। बट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम नेचर की बात करें तो इट शुड ऑल्सो बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, बट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। यानी कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में अगर आप किसी बेसिस पे किसी चीज़ को क्वालिफाई कर रहे हो तो क्वालिफिकेशन के जो ग्राउंड्स है, अच्छा खासा ऑडिट एविडेंस उसके लिए आपके पास होना चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम में उसके लिए आपके पास होना चाहिए था कि भाई हमने क्या प्रोग्राम बनाया था, क्या प्रोसीजर रखा था, हमने उस चीज़ को चेक किया जाके, फिर वहाँ पे हमें ऐसी चीज़ मिली, these are the evidence we have collected on the basis of this is the conclusion that we have reached। और अगर कोई अलग से उसमें डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है, यानी प्राइमा फेसी वो नहीं दिखती कोई डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोई रिलेशनशिप या फिर कोई कंपैरिजन करके आप उस चीज़ पे पहुँचे, तो उसको भी आप अच्छे से मेंटेन करके रखते हो। तो सबसे पहले होता है कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड of the basis for auditor's report and evidence that the audit was planned, was performed in accordance with the essays and other regulatory requirement। ये तुम्हारे पास निकल के आता है। अच्छा, इसका फ्रेमवर्क क्या रहेगा तुम्हारे ऐसे 230 का जो फ्रेमवर्क है, सिंपल सा फ्रेमवर्क। सबसे पहले इसका नेचर हमने समझ लिया, हमने इसका पर्पस समझ लिया और हमने इसका मीनिंग समझ लिया। मीनिंग यानी कि सिंपल सा मीनिंग था कि ऑडिट तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन अगर हम देखें तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है एक तो ऑडिट का प्रोसीजर ले करना, और साथ में हमने ऑडिट का प्रोसीजर ले किया, ऑडिट के एविडेंस को ऑब्टेन किया और कंक्लूजन पे रीच किया। दैट इज़ अ मीनिंग। इसका नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर क्या होता है कि एक तो तुम्हारा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड इज मेंटेन ऑफ द बेसिस फॉर विच द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज मेड ऑफ। ठीक है, और साथ में ऑडिट एविडेंस दैट इज being prepared in the audit documentation file so that it helps you in providing as a proof कह लो या फिर it helps you for a future reference and it seeks कि भाई तुमने प्लान और परफॉर्म ऑडिट को किया था एसेस के हिसाब से और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है? तुम्हारा पर्पस होता है कि एक तो तुम्हें असिस्ट करेगा, तुम्हें हेल्प करेगा किस चीज़ में, ऑडिट की प्लानिंग में, परफॉर्मेंस में, डायरेक्शन, सुपरवाइज, रिव्यू ऑफ वर्क में, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देता है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको आप यूज़ कर सकते हो, कोई एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होता है या फिर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ही आपका आके इंस्पेक्शन चेक करता है तो उसके लिए भी इसकी हेल्प हो सकती है।
दैट इज द प्राइमरी थिंग। फिर निकल के आता है कि स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि कुछ अलग से रिक्वायरमेंट, जैसे कि अगर आपने कोई TCWD के साथ यानी कि डो सर्च विद गवर्नेंस के साथ या मैनेजमेंट के साथ कोई मीटिंग फिक्स कर दी, या फिर कोई आपको डिपार्चर फ्रॉम अ रेलिवेंट रिक्वायरमेंट, कोई ऐसे की रेलिवेंट रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल गोइंग कंसर्न, आपको दिखता है कि गोइंग कंसर्न भटक रहा है, या इन्वेंट्री वाली जो ऐसे 501 में लिखी हुई है वो चीज़ आपको लगता है कि नहीं हो भाई, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन 501 5 वाला तुम्हारा नहीं हो पाता है, तो वो तुम्हारे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है, ऐसे तुम कंप्लाई नहीं कर पाते हो, तो उसमें तुम ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाओगे, तो कैसे लगाओगे। या फिर ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद अगर तुम्हें कोई सर्कमस्टांस नज़र में आता है तो उसके लिए तुमने क्या किया होगा, उसके लिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन होता है। पहला निकल के आता है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिस्कशन। अगर कोई भी रेलिवेंट कोई भी मैटर जो तुम्हें सिग्निफिकेंस का लग रहा था वो तुमने TCWD के साथ या मैनेजमेंट का डिस्कस किया, तो तुम उसका मेंटेन करते हो कि भाई व्हाट इज द मैटर दैट वाज डिस्कस, व्हेन इट वाज डिस्कस, विद whom it was discussed एंड व्हाट इज द इनकंसिस्टेंसी दैट वाज ऑब्टेन्ड, और हमने उसको कैसे डील विद किया है। पॉइंट्स नहीं है, पैरा में आता है सिंपल सा इसका। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिपार्चर फ्रॉम रिलेवेंट रिक्वायरमेंटेशन, यानी कि कोई रिक्वायरमेंट थी SSC, अगर उससे कोई डिपार्चर हो गया तो व्हाट आर दी ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स दैट आई हैव अप्लाइड। फिर आता है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैटर्स अराइजिंग आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट अगर आपके पास कोई भी मैटर्स आए हैं तो वो मैटर्स या सर्कमस्टांसेस आपको मिले कैसे, हाउ आर द सर्कमस्टांसेस एनकाउंटर्ड बाय यू, ठीक है। न्यू और एडिशनल प्रोसीजर्स आपने क्या फॉलो किए थे, आपने कैसे उनको डिरेक्ट किया था, किसके साथ आपने उसको डिस्कस किया था, व्हाट इज द चेंज इन द डॉक्यूमेंटेशन, इफ एनी चेंज इज रिक्वायर्ड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो आप उसको कैसे डील विद करोगे, कैसे भी इसको कवर करते हैं तो आप कैसे उसको कवर करोगे, वो यहाँ पे कवर हो जाता है। फिर आता है कि तुम ऑडिट रिपोर्ट को, जैसे ऑडिट रिपोर्ट हम देते हैं तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो हमारी फाइल होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑडिटर का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो पूरी की पूरी फाइल तो वैसे नहीं, उसमें से कुछ पन्ने वगैरह जो नॉर्मली वो देता है, एक्सट्रैक्ट देता है, वो किसको अवेल करवाएगा। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर कभी भी इस चीज़ को मांगती है तो उसको वो असिस्ट करेगा, प्रोवाइड करेगा, और ये ऑडिटर के ओनरशिप के अंदर आ जाता है। रिटेंशन पीरियड 7 साल के लिए ऑडिटर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, जो भी वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फाइल होती है वो मेंटेन करके चलेगा। एक अलग से पॉइंट इसके अंदर आता है कि नेचर, या हम कहते नहीं फॉर्म कह सकते हैं, कंटेंट कह सकते हैं, या एक्सटेंट कह सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का होता क्या। अच्छा, हमें डॉक्यूमेंटेशन का क्या नेचर, सर एक बार बताओ कि हमें ना डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, और हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या कंटेंट मेंटेन करें, क्या फॉर्म मेंटेन करें, क्या एक्सटेंट मेंटेन करें। वो डिपेंड करता है आपके NTE के ऊपर, यानी कि जो आप नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड करने वाले हो ऑडिट प्रोसीजर्स का। आपका ऑडिट प्रोग्राम भारी भरकम है, आपके नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड जो ऑडिट प्रोग्राम के भारी भरकम है, तो आपका नॉर्मल है कि आपकी जो फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है वो भी हैवी होने वाला है, अच्छा खासा डॉक्यूमेंटेशन आपका होने वाला है। तो डिपेंड्स ऑन दी ऑडिट। सबसे पहले जो आपका प्रोसीजर था, तो वहीं से पॉइंट निकल के आ गया कि ऑडिट प्रोसीजर के नेचर टाइमिंग और एक्सटेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर जो आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे हैं उनके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और जो ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन किया उनके रिजल्ट के ऊपर। मान लो आपके अच्छे खासे प्रोग्राम से आपका BRS वगैरह था, आपको मिल गया, फाइनल BRS जो आपको मिला है, सिंपल से BRS मिला है, क्लीन BRS मिला है, इट्स मैच, एवरीथिंग इज मैच, मंथ बाई मंथ आप देख रहे थे कि सब कुछ मैच चल रहा था, तो आप मंथ बाई मंथ के थोड़ी लेते घूमोगे, लेना है सॉफ्ट में ले लोगे, फाइनल आपको जो लगाना होता है आप फाइनल BRS लगा दोगे। कहीं डिस्क्रिपेंसी मिलती है, मान लो डिस्क्रिपेंसीज मिल रही हैं, फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स ही डिस्क्रिपेंसी मिलना शुरू हो गई, 11 महीनों में तो डिस्क्रिपेंसी है, करोगे क्या, एक महीना थोड़ी लगा के छोड़ दोगे, 11 महीनों में कुछ ना कुछ आप फिजिकल वगैरह एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करोगे। तो पहले तो तुम्हारा हो जाएगा कि नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट आपके ऑडिट प्रोसीजर्स के क्या थे, उनका रिजल्ट क्या निकल के आया, उनका रिजल्ट अगर आपको थोड़ा वेरिएबल निकल के आया है तो उसके हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा, अगर उनका रिजल्ट ठीक ठीक निकल के आया है तो आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ऑडिट एविडेंस जो आपने ऑब्टेन किया उसके बेसिस पे हो जाएगा। तीसरा आता है सिग्निफिकेंट मैटर आपने कितने एनकाउंटर किए थे, उनके बेसिस पे क्या कंक्लूजन रीच किया है, और क्या आपने अपने सिग्निफिकेंट जजमेंट लगाए थे। मान लो सिग्निफिकेंट मैटर आपको क्या लगता है कि BRS में तो हमें ऐसा कोई सिग्निफिकेंट नहीं मिला, टार वगैरह के लिए जो हम कर रहे थे कंप्लाइंसेस उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला, हमें क्या मिल गया, हमें लिखा मिला कि GST का कुछ कंप्लाइंस ऊपर नीचे था, ठीक है, GST का थोड़ा मोर कंप्लाइंस ऊपर नीचे था, इनपुट वगैरह का आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया अगर, तो बातचीत कर लेंगे, तो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट दैट वाज एनकाउंटर्ड, और उसके लिए जो भी मेंटेन करना है वो आप कर सकते हो। तो फॉर्म कंटेंट और एक्सटेंट का अगर एक एग्जांपल देखा जाए तो हम कहेंगे कि भाई एक तो आपके होता है कि ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट कैसा था, दूसरा निकल के आता है ऑडिट प्रोसीजर्स के रिजल्ट क्या निकल के आया है, ऑडिट एविडेंस आपने कैसा ऑब्टेन किया है, और साथ में अगर कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर आपको मिला था तो वो क्या मिला था। फिर निकल के आता है एक नया पॉइंट है कि फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द फॉर्म नेचर एंड कंटेक्स्ट। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, अभी जो पढ़े थे वही फैक्टर्स एक तरीके से, ठीक है, वो तुम्हारे फैक्टर्स में काउंट नहीं होते, वो तुम्हारे काउंट होते हैं कि तुम्हारा होता क्या है। अब इसमें फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग से अलग से पॉइंट दे रखे हैं स्कीमेट में, तो इनको याद कर लेते हैं 7-8 पॉइंट से। इसको कैसे डिवाइड किया, एक तो एंटिटी के हिसाब से डिवाइड किया है कि मान लो तुम किसी ब्रांच का कर रहे हो, डिवीजन का कर रहे हो, हेड ऑफिस का कर रहे हो, तो एंटिटी के साइज़ के ऊपर, एंटिटी की साइज़ की बात कर ली तो एंटिटी के रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के ऊपर जो हो सकते हैं, और एंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें लग रहा है साइज़ छोटा है, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं होने वाली है, ठीक है, डिवीजन ब्रांच और रेगुलर ब्रांचेस के ट्रांजेक्शन होते हैं, तो साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट देयर, तो तुम्हारा जो नेचर फॉर्म एंड एक्सटेंट होगा या फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा वो भी नॉर्मल स्मूथ चलेगा। तुम्हें लगता है नहीं इट्स अ कॉम्प्लेक्स बिजनेस
बिजनेस मतलब डिवीज़न जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन को हैंडल करता है, लीगल हब बना रखा है सिर्फ और सिर्फ, या फिर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन ही मेंटेन कर रखा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करता है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपका फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट अच्छा होगा। तो एंटिटी के हिसाब से 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं, साइज़, कॉम्प्लेक्सिटी और आरएमएम ज़्यादा है तो अच्छा खासा जाएगा ही जाएगा। फिर ऑडिट से ही निकल के आ जाता है कि ऑडिट का प्रोसीजर आपके क्या थे, ठीक है, उनका मतलब प्रोसीजर, या फिर हम इसको कह सकते हैं नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या थे, नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या था, नेचर ऑफ ऑडिट के एक्सेप्शंस क्या निकल के आए, ऑडिट के एक्सेप्शंस तुम्हारे कुछ निकल के आए तो उनके नेचर मतलब ज़्यादा है, हैवी है, कम है, और नेचर ऑफ ऑडिट टूल्स एंड मेथोडोलॉजीज विच वर यूज्ड। फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन कर रहे थे, थॉमन नॉर्मल कर लिया, इंक्वायरी कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, री परफॉर्मेंस कर रहे थे, रीकैलकुलेशन कर रहे थे, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे तुम, उसके बेसिस पे तुम्हारा हैवी जा रहा है या लो जा रहा है, उसके हिसाब से तुम्हारा आ जाता है कि ऑडिट के टूल्स एंड मेथड विच आर यूज्ड। एक अच्छा सा पॉइंट, तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स तो तुम ये मान लो कि एंटिटी के पॉइंट्स लिख लो कि एंटिटी का साइज क्या था, एंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, एंटिटी का रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या था, लिख लिए। ऑडिट क्या प्रोसीजर क्या है, यानी कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या है, नेचर ऑफ ऑडिट एक्सेप्शंस क्या है, नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या है, और ऑडिट के टूल्स एंड मेथोडोलॉजीज क्या है, ये ऑडिट से याद हो गए 4 पॉइंट्स। फिर आता है एक डॉक्यूमेंटेशन मतलब कोई आपने कंक्लूजन रीच किया, ऊपर भी पढ़ा था हमने, ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जो आप कंक्लूजन रीच करते हो उनके बेसिस पर भी आपका नेचर इफेक्ट होता है। तो आपने जो कंक्लूजन रीच किया था वो कंक्लूजन आपने एक एविडेंस से नहीं, एक पर्टिकुलर एविडेंस नहीं, प्राइमा फेसी नहीं मिल गया कि बैंक मेरा देखो बैंक स्टेटमेंट ये है और बुक्स में ये है तो मिसमैच है, नहीं, हमें कुछ अलग से नहीं मिला था। इनपुट कैसे, इनपुट की वर्किंग शीट अच्छी खासी बनती है, तो दैट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे बोला कि नेचर मतलब फॉर्म एक्सटेंड और कंटेंट में एक डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट है कि नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन or the basis for a conclusion not readily determinable from the documentation of the work performed or audit evidence performed। यानी कि इनपुट आउटपुट का जो आपका होता है, इनपुट आउटपुट को आप खुद ही बनाते हो, मैनुअली बनाते हो और उससे शो करते हो, उसी की बात हो रही है कि वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनता है, ठीक है। तो अगर हम इसको रिकैप करते हैं, जल्दी से रिकैप करके तुम्हारे पास निकल के आएगा कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तुम्हारे पास मीनिंग था, मीनिंग के अंदर तुम्हारे पास आता है कि ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ऑडिट प्रोसीजर के बाद तुम्हारे पास ऑडिट का एविडेंस निकल के आ गया था, सिंपल था, उनके बेसिस पे कंक्लूजन निकल के आया था, इसका मीनिंग था। इसके नीचे की बात करते हैं तो तुम्हारा जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो तुम्हारा कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि ऑडिटर्स के जो रिपोर्ट में आपने चीज़ें लिखी हैं, जो कंक्लूजन लिखे हैं, उसका एक बेसिस तैयार होना चाहिए था। वो बेसिस आपके पास ऑडिट के एविडेंस जो आपके पास है वो आपको ऑडिट के एविडेंस कि हमने सारे के सारे एसेस को कंप्लाई किया था, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कंप्लाई किया था, वो है। पर्पस क्या होता है इसका, एक तो आपको एक तरीके से असिस्ट करेगा, किस में असिस्ट करता है, ये आपको असिस्ट करता है प्लानिंग में, परफॉर्मेंस में, उसके बाद ये आपको हेल्प करता है किसमें, रिव्यू ऑफ वर्क में, सुपरविजन ऑफ वर्क में, डायरेक्शन में हेल्प करता है। ऑडिट एविडेंस आपके पास है तो उससे आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो और फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी क्वालिटी रिव्यू या फिर कोई अदर इंस्पेक्शन वगैरह होने वाला है उसके लिए यूज़ होता ही होता है। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन जो डिस्कशन वगैरह करते हो उसका स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन करते हो, अगर यू आर नॉट कंप्लाइंग विद एनी ऐसे या फिर डिपार्चर फ्रॉम रेलिवेंट रिक्वायरमेंट है उसके लिए यूज़ करते हो। एंड अगर आपका कोई भी बाद में कोई और वीकेंड से हम कह सकते हैं इसको कि अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैटर्स अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट कोई चीज़ मिलती है तो कैसे आपने उसको इंटरप्रेट किया था, कैसे आपने उसको डिस्कस किया था, वो चीज़ें आप मेंटेन करके चलते हो। फिर रिटेंशन पीरियड आपका 7 साल का होता है और ओनरशिप आपकी ही होती है आपकी, लेकिन एक तरीके से ये रिक्वायरमेंट है कि आप डिस्कस भी करोगे रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ। फॉर्म कंटेंट एक्सटेंड की बात करें तो ऑडिट प्रोसीजर्स के हिसाब से तुम्हारा फॉर्म कंटेंट एक्सटेंड डिपेंड होता है। ऑडिट प्रोसीजर के बाद ऑडिट एविडेंस जो आपने उसका रिजल्ट निकल गया उसके बेसिस पे होता है या फिर ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे होता है, और आपके क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर जो आपने इनकाउंटर किए और फैक्टर्स जो इसको इफेक्ट करते हैं। एंटिटी के 3 फैक्टर्स होते हैं, एंटिटी का साइज, एंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटी और एंटिटी का रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिट से रिलेटेड नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, नेचर ऑफ ऑडिट एक्सेप्शंस, नेचर ऑफ ऑडिट टूल्स एंड मेथोडोलॉजीज, और एक डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट कि डॉक्यूमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कंक्लूजन्स आर रीच इफ डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। ऐसे करके लिख दोगे तो भी चल जाएगा। दैट्स इट। ऐसे 230